नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में है बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। और देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार में अभी सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा बन गया है और लगता है सियासी संग्राम बिहार में राजपूत बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम राजपूत। और ऐसे में क्या आरजेडी का बंटाढार हो जाएगा, जेडीयू का सत्यानाश हो जाएगा? मनोज झा ने एक ऐसा बयान दिया, देखिए वे कविता पढ़ रहे थे राज्यसभा के भीतर। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, इस ठाकुर को मारो। तो देखिए उन्होंने कविता पढ़ी और 2 दिनों के बाद बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे राजद विधायक चेतन आनंद ने इसमें ऐसी आग लगाई कि पूछिए मत। अब तो जितने राजपूत नेता हैं वे उखड़ पड़े हैं मनोज झा पर। निशाने पर आरजेडी पार्टी है और कहा यह जा रहा है, देखिए इतनी बातें कह दी गई। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने कह दिया कि यदि आपको रास्ते में सांप मिल जाए और मैथिल ब्राह्मण मिल जाए, मैथिल ब्राह्मण मतलब मनोज झा आरजेडी के सांसद, तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मार दो। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा यदि मैं होता तो उसी समय मुंह पटक देता। संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी ने भी मनोज झा पर क्या क्या कहा। क्या बिहार में ब्राह्मण बनाम ठाकुर राजपूत ये सब हो रहा है संजय जी? कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो संदर्भ है उस संदर्भ को समझना होगा और जनता भी अब समझती है। अब इतना लोकतंत्र परिपक्व हो गया है कि आप कहीं से भी चीज़ों को ट्विस्ट करके उसको कोई रंग देने की कोशिश करेंगे तो जनता इस बात को समझती है, वो उस रंग में नहीं रंगेंगे। भाई वो प्रसंग क्या है, ये जो उन्होंने जो कविता पढ़ रहे थे मनोज झा जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचित कविता थी। उस कविता में वो तो ठाकुर क्या है, ठाकुर प्रतीक है। वो सामंती जो प्रवृत्ति थी, सामंती जो ताकत थी, जो सामंत थे, उसका प्रतीक है। तो क्या प्रतीकात्मक कविताएं नहीं लिखी गई हैं क्या उस कालखंड में? और व्यक्ति जो मार्क्स से प्रभावित होता था, लेनिन से प्रभावित होता था, तो वो उस तरह की कविताएं लिखा करता था। अब उसको आप अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने जो कविता लिखी है। वो कविता ही सुना दे ताकि संदर्भ लोगों को समझ में आए कि कहा क्या गया है। जी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो लिखित कविता है जी, वो कहते हैं चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। तो एक प्रतीकात्मक तौर पर ये इस कविता के माध्यम से वो जो पढ़ रहे थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब समानता की बात होती है तो जो संसाधन है, जो साधन है इस राष्ट्र के पास, तो संसाधन पर साधन पर बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि इसको राजनीतिक तुल देने की भी जरूरत नहीं है। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसको राजनीतिक तुल देने की भी जरूरत नहीं थी, चूंकि ठाकुर कोई जाति का प्रतिनिधित्व थोड़े करता है। वो राजपूत और क्षत्रिय की बात नहीं कर रहे थे। वो तो नहीं कर रहे थे, वो तो उस सामंत और सामंती प्रवृत्ति की बात कर रहे थे। आप सिनेमा में देखते हैं क्या, वो जो आता है, जो अभिनय व्यक्ति करता है, उसमें एक बना दिया जाता है कि ये ठाकुर हैं, गब्बर सिंह के प्रतीक हैं, ठाकुर के प्रतीक हैं। जो जिनका जो चरित्र दिखाया जाता है वो खलनायक का दिखाया जाता है। मैं नहीं समझता हूं, मैं तो समझता हूं कि आज जो कालखंड में जो परिस्थितियां बदली हैं, साहित्य के हिसाब से देखें या राजनीति के हिसाब से देखें, वो उस संदर्भ में बोलने की कोशिश कर रहे थे। हमको नहीं लगता है कि इसको किसी जाति से जोड़ करके उसकी अस्मिता और स्वाभिमान के साथ कनेक्ट कर करके और ये करने की जरूरत है। तब तो कोई साहित्यकार, नागार्जुन ने तो ऐसी सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, भूख पर, गरीबी पर, बेबसी पर, लाचारी पर। प्रेमचंद ने जो लिखा है ठाकुर का कुआं, क्या आज वो संदर्भ है क्या? जब आज़ादी के इतने दिन हो गए, जब संविधान से चीज़ें तय होती हैं, सब कुछ जब समानता से चीज़ें तय होती हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इस कालखंड में
इन परिस्थितियों में इसको कोई अलग से रंग देने की जरूरत है। लेकिन संजय जी, जिस संदर्भ में ये बातें अब प्रसारित की जा रही है और बिल्कुल इस तरीके से लड़ाई लगा दी गई है कि राजपूत बनाम ब्राह्मण, कहा जा रहा है मनोज झा माफी मांगे, कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी के नेतृत्व को फैसला करना होगा, लेकिन शिवानंद तिवारी उनके पक्ष में खड़े हो गए। शिवानंद तिवारी भी ब्राह्मण और उधर मनोज झा भी ब्राह्मण। तो देखिए क्यों यह राग इस वक्त में चेतन आनंद मोहन के बेटे ने छेड़ दिया, क्यों इसे राजपूतों के खिलाफ विष बमन कहा जा रहा है और कहा जा रहा है राजपूतों के इतिहास दोहराए जा रहे हैं, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, जब अगर आपको मुद्दा ही ढूंढना है और आपको लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस रंग के माध्यम से ही हम अपना पेनिट्रेशन, हम उसमें घुस सकते हैं, उस समाज का हम छत्रप बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो क्लिपिंग देखिए, जब वो महिला सशक्तिकरण बिल पर मनोज झा जी वो कविता पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे अंदर का भी जो ठाकुर है, मेरे अंदर का भी जो ठाकुर है, मैं उस ठाकुर को भी पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इस रोटी पर, भूख पर, यहाँ की मिट्टी पर, यहाँ के तालाब पर, यहाँ के जल पर, यहाँ के संसाधन पर सबका अधिकार है। ये कैसे होगा कि श्रम कोई करेगा, मेहनत कोई करेगा और उसका मालिक कोई कह रहेगा, जो संदर्भ था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्तमान कालखंड में भी ठाकुर का जो प्रवृत्ति किसी व्यक्ति के अंदर में है, चाहे वो मनोज झा ही क्यों नहीं हो, तो मैं भी इस प्रवृत्ति का विरोधी हूं कि साधन संसाधन पर हर का अधिकार होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में चीजों को देख रहा था, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और राजनीतिक रंग देने के लिए लगता है कि यह मुद्दा स्वाभिमान के साथ, अस्मिता के साथ, अपने ये वैभव के साथ आप इसको कनेक्ट अगर आप करेंगे तो फिर तो साहित्य में ऐसी बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी, चर्चाएं मिल जाएंगी। और वो कविताओं और चर्चाओं के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि क्या जो सर्वहारा के लिए जो कविताएं लिखी गई, वैसे श्रमिकों के लिए जो कविताएं लिखी गई, जो अपना खून पसीना, ये तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी ठाकुर कहा जाता है कि वो सामंत तो चले गए, लेकिन ये वर्तमान में जो हैं, जो श्रमिकों का शोषण करते हैं, ये भी ठाकुर है। तो जब संकेतों में प्रतिनिधि के तौर पर जब चीजें रखी गई और उसको आप राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि ये परिपक्व राजनीतिज्ञ होने का ये परिचायक है। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हो सकता है कि हम उसको दे करके और अपने समाज के बीच में इस बात को फैलाए कि ये सीधे सीधे। लेकिन मनोज झा जी का क्लिपिंग देख लीजिए, एक वाक्य वो पूरी चीजों को पटाक्षेप कर देता है कि वो कहते हैं कि अगर मेरे अंदर का भी वो ठाकुर है जो कभी शोषण किया है, शोषक की भूमिका में रहा है, तो मैं उस ठाकुर का भी विरोधी हूं जिस ठाकुर ने समानता का अधिकार लोगों को नहीं दिया। नहीं संजय जी, आप कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में कोई भी चीज अचानक घटित नहीं होती है और इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान होता है। तो जैसे इस मामले को तुल दे दिया गया, 2024 में चुनाव है और राजपूत का वोट, उस पर आरजेडी भी, देखिए चेतन आनंद जिन्होंने तुल दिया वे आरजेडी के ही विधायक हैं और वहां सिभा जहां से जीत कर आते हैं वहां उन्हें ब्राह्मण मतों की जरूरत भी होती है। वहीं से कभी पहले रघुनाथ झा जीता करते थे। तो क्या देखिए, आनंद मोहन का इतिहास देखेंगे, आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव का इतिहास देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो तुल दिया जा रहा है इससे आरजेडी को बड़ा नुकसान होने वाला है? क्योंकि आरजेडी के सामने एक बड़ी तलवार है, मनोज झा को डांटे, मनोज झा माफी मांगे, नहीं माफी मांगते हैं तो जो तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की पॉलिटिक्स, तो राजपूत नाराज हो सकते हैं, मनोज झा माफी मांगते तो ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं, क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आरजेडी के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। क्योंकि आरजेडी जब A to Z की बात करती है और खास करके चेतन आनंद तो उनके पार्टी के विधायक ही हैं, तो उनके एक तरफ जो है वो पार्टी के विधायक हैं, एक तरफ पार्टी के सांसद हैं और दोनों दो जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर क्लास को हम लोग हटा दें और जाति पर आकर के ठहर जाए तो दो जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से आरजेडी कोशिश करेगी कि इस मामला को और तुल न दिया जाए। अब किस तरह से इसको टैक्टफुली ये डील करती है आरजेडी, ये आरजेडी के सामने तो एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन नाराजगी कहीं और होती है और उसके प्रतिक्रियन कहीं और होता है। हो सकता है कि नाराजगी कहीं और रही होगी और उसको इस रूप में मनोज झा के इस कविता से जोड़ करके कनेक्ट किया गया। कविता जब पढ़ी गई थी
तो कब पढ़ी गई थी कविता, और जो रिएक्शन आने शुरू हो गए। तो मनोज झा की कविता तो अपनी कविता कोई वो पढ़ नहीं रहे थे, वो तो एक कवि की जो लिखी हुई कविता थी वो उनकी कविता को वो पढ़ रहे थे। तो उस कविता के माध्यम से हर उस सामंती तत्व को एक तरह से चुनौती दे रहे थे। तो क्लास स्ट्रगल में तो ये पार्ट रहा है और इस तरह की चुनौतियां देती जा रही है कि श्रमिकों को उसका हिस्सा नहीं मिल पाता। यही बात वो कर रहे थे ना कि उसके हिस्से में क्या रहता है, और एक जो तत्व जो मालिक के रूप में होता है, जो वर्तमान का पूंजीवादी जो प्रवृत्ति है, उस पर भी एक उनका करारा चोट है। संजय जी, लेकिन आपने एक बात कह दी, नाराजगी कहीं और रही होगी और प्रकटीकरण कहीं और हो गया। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भीतर की खबर भी रखते हैं, कुछ खबर है क्या? नहीं भाई, चर्चा तो यहां तक थी कि जो अब वो कितने माने पुष्ट खबर है वो मुझे नहीं पता, चर्चा और अफवाह ही मान लेते हैं। हाँ, मान लिया जाए कि अफवाह ही है, लेकिन माना गया था ऐसा कि शायद जो चेतन आनंद जी के पिताजी हैं, आनंद मोहन जी, वो मिलना चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजद के हैं लालू प्रसाद जी से। शायद उनकी मुलाकातें नहीं हो पाई। इस बात को लेकर के भी चर्चा थी कि कुछ नाराजगी चल रही थी, और उस नाराजगी के बाद ये मनोज झा की ये कविता आ गई। तो ये नाराजगी को भी कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं कि यह नाराजगी का और जो बड़ा स्वरूप लिया, उसके पीछे भी इस कारण को देखा जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए एक बात और है संजय जी, ये सारे विवाद आरजेडी के भीतर ही होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि यदुवंशी यादव, उनके जो नेता हैं कोसी के, उन्होंने कह दिया ब्राह्मण जितने हैं वो विदेशी हैं। अब राजपूत जितने नेता हैं वो टारगेट कर रहे हैं मनोज झा को। आपने बीच में देखा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया रामचरितमानस पर। नीतीश कुमार भी असहज हो गए। जो ऐसी सूरत बन रही है, आगे 2024 का चुनाव है, क्या आपको नहीं लगता है कि चाहे ब्राह्मण बनाम राजपूत, राजपूत बनाम ब्राह्मण, या ब्राह्मणों से विद्रोह, देखिए ब्राह्मण राजपूत दोनों उम्मीदवार होंगे, आरजेडी के भी और जेडीयू के भी। ऐसे में तो जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, माले भी शामिल है, उनके लिए बहुत ही मुसीबत की स्थिति पैदा हो जाएगी। बीजेपी वाले तो मजा ले रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मुझे क्षत्रिय, मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। तो ऐसे में बनता रहा तो अलायंस, इंडिया अलायंस का ही होना है। निश्चित रूप से होगा। और बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से एक टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को। अब मुझे नहीं पता था, मैं भी साहित्य में खूब रुचि लेता हूं, लेकिन तुलसीदास दुबे, कौन सी रचना में उनका नाम था मुझे नहीं पता था। मैंने देखा कि रामचरितमानस के माध्यम से कहा गया कि चूंकि ये रचना तुलसीदास दुबे ने लिखी है, इस वजह से इस तरह की बातें लिखी दुबे ने लिखी है। दुबे ने लिखी है। अब लगा कि भाई इस तरह से आप कर करके क्या करना चाहते हैं, गोलबंद करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और उस पूर्वाग्रह के माध्यम से आप अटैक करके क्या बतलाना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, एक तरफ कहते हैं कि नहीं, चीजों को छोड़िए, पीछे की बातों को भूलिए, और एक हम नया समीकरण बनाएंगे, नई राजनीति की दिशा तय करेंगे, और फिर इस तरह की बयानबाजी। ये कहीं ना कहीं से, ठीक आप कह रहे हैं कि नुकसान तो इंडिया का होगा। जिस गठबंधन को आप आकार दे रहे हैं, जिस गठबंधन के माध्यम से 24 में आप चुनौती देने जा रहे हैं, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और जिस तरह से अटैक करते हैं और फिर उस पर कोई विराम नहीं लगाया जाता है। अटैक करना एक पार्ट है और विराम लगाना एक अलग पार्ट है। तो आकर के कोई बड़े नेता बोलते तो कि नहीं, इस तरह की भाषा, इस तरह का ये, और इस तरह से एक समाज को टारगेट करना। भाई कोई किसी समाज में जन्म लिया है, कोई क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, कोई ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, वो कोई इस दुनिया में आने के बाद में उसको बताया गया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो। लेकिन इस तरह से उसके आधार पर कि तुम इस जाति से हो, उसको टारगेट करके एक गोलबंदी की योजना बनती है कि अगर उनको हम टारगेट करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे, उनकी कमियां गिनाएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कैसे आपने हमें प्रभावित किया है, तो इससे हमें या हमारी गोलबंदी को बढ़ावा मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति की दिशा, लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। लेकिन आरजेडी को इन चीज़ों पर विराम लगानी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ए टू जेड की पार्टी आपकी है, तो ए टू जेड की तरह दिखना भी चाहिए। आप इन चीज़ों पर विराम लगाइए। चलिए विराम लगाइए। लेकिन मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे कि जो ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं इंडिया अलायंस के भीतर, नीतीश कुमार इन परिस्थितियों में अपने को कहां पाते होंगे? सहज होंगे, असहज होंगे?
उनके सामने कोई यक्ष प्रश्न पैदा हो रहा होगा? बिल्कुल असहज हो रहे होंगे। नहीं असहज होने का कहां सवाल उठता है। परसों दिन ही देखे होंगे कि खबरें चल रही थी ठग्गू का लड्डू, और उसको कैसे नीतीश कुमार जी से कनेक्ट किया गया। भाई आपकी पार्टी अलायंस में सरकार चला रही है, आरजेडी उसका एक बड़ा हिस्सेदार है और मुख्यमंत्री हैं बिहार में उस अलायंस के, और उनको आप टारगेट करते हैं। तो या जो चीजें हैं जो नीतीश कुमार जाने जाते हैं, चूंकि देखिए नीतीश कुमार पर एक आरोप कभी नहीं लगा कि सार्वजनिक मंचों से कोई ऐसी बात की हो जो किसी जाति को, किसी कास्ट को, किसी वर्ग की भावना को आहत किया हो, और इसका लाभ नीतीश कुमार को मिलते रहा है कि सब लोगों ने इनकी पार्टी को वोट किया है, और महिलाओं ने तो उस दीवार को भी तोड़ दिया था जब जब चुनाव हुए। तो नीतीश कुमार को तो इस तरह के बयान असहज ही करेंगे ना। अब नीतीश कुमार जी के जो लोग हैं जो उनकी पार्टी में हैं, और वो इसको एक मुद्दा बना लेंगे, और मुद्दा बना करके जिस तरह से अटैक करेंगे तो हम समझते हैं कि असहज ही करेंगे नीतीश कुमार को। सहज तो इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं चेतन आनंद, आनंद मोहन की। अंतिम सवाल कि आनंद मोहन जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, आपने एक बात कह दी कि चर्चा और अफवाह है कि आनंद मोहन से मिलने से लालू यादव ने इनकार कर दिया, और जिस तरीके से चेतन आनंद ने इस मसले को तूल दे दिया है, क्या आनंद मोहन जिन्हें नीतीश कुमार की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जेल से रिहा कराया, क्या वे बगावती सूर आगे ले जा सकते हैं और एक नई राह की ओर बढ़ सकते हैं? ये जाने तो जाते हैं बगावती सूर के लिए जी, और जो अगर आनंद मोहन जी की पूरी पृष्ठभूमि को देख लीजिए तो ये अपनी शर्तों पर चीज़ों को तय करते हैं। इनको घाटा हो राजनीति में, लाभ हो राजनीति में, इससे ज़्यादा इतर जो इनकी अपनी भावना और इनका अपना स्वाभिमान होता है वो होता है, जिसकी बात ये करते रहे हैं। लेकिन राजनीति तो बड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। अब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप इस तरह से बगावती तेवर अख्तियार करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जिस तरह से चेतन आनंद जी का बयान आया है, मनोज झा जी पर सीधे सीधे हमलावर हैं, और उसके बाद फिर जो बयानों का दौर शुरू हो गया है, तो अगर सुलह हो जाता है तब तो चलिए विराम लगेगा कि मनोज झा जी आकर के बताए कि मेरा कहने का ये संदर्भ नहीं था, इस भाव में मैंने नहीं कहा, किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं किया। या अगर इस बात को ये पकड़ लेते हैं कि मनोज झा जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम कोई निर्णय पर नहीं जाएंगे, तो फिर परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, तस्वीर कुछ और बिहार की दिख सकती है। मतलब कुल मिलाकर इंडिया अलायंस को घाटा होता दिख रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की चीजों से अभी बचने की जरूरत थी, और हर कदम पर एकजुटता जहां दिखाने की जरूरत थी, वहां पर इन बातों में उलझने की बजाय भाजपा इनके टारगेट में होना चाहिए था कि इंडिया अलायंस कैसे मजबूत हो रहा है, कैसे हम लोग हर चीज़ों पर न केवल विचारधारा के स्तर पर बल्कि हर संवाद के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, हर स्तर पर हम एकजुट हैं और हम सीधे सीधे चुनौती देंगे। लेकिन जब आप चीज़ों को इन चीज़ों में उलझाएंगे तो आपकी ऊर्जा तो कमज़ोर होगी, आप तो कमज़ोर होंगे, आपकी ऊर्जा भी खत्म होगी, और फिर मैं समझता हूं कि इस कमजोरी से कौन इनकार कर सकता है कि जिस मजबूती का आप दावा कर रहे हैं वो तो कहीं और दिखने लगी है। बिल्कुल। तो आपने समझा कि देखिए किस तरीके से माहौल की गर्मा गर्मी बढ़ गई है और बिहार की सियासत की सोच चल पड़ी है, ब्राह्मण बनाम राजपूत, राजपूत बनाम ब्राह्मण। आगे क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।